अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 जो है अबाउट एंजाइम। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम का इंट्रोडक्शन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम का इंट्रोडक्शन कि व्हाट आर द एंजाइम, एंजाइम है क्या। मैं सबसे पहले आपको एक ब्रीफ सा शॉर्ट सा एक इंट्रो बताऊं कि एंजाइम का, कि अगर हम लोग बॉडी की बात करते हैं, इवन एनिमल बॉडी की बात करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेटाबॉलिक क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, पोजेस करते हैं। तो इनमें क्या होता है, एंजाइम का एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन को समटाइम क्या होता है, स्पीड अप करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए किसी न किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट मैं आपको बताऊं कि भाई कैटलिस्ट का जो काम होता है उसने क्या करना होता है, फास्ट, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाना, स्पीड अप करवाना एक कैटलिस्ट का काम होता है। सेम लाइक अगर हम लोग एग्जांपल लें ऑर्गेनिजम्स की, तो वो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। लाइक हम लोग ह्यूमंस की बात कर लेते हैं तो इनमें क्या होता है, बायोकेमिकल हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम का क्या हुआ कि भाई एंजाइम जो होते हैं उसका यूज़ ये है कि एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो अब आ जाते हैं अपनी बात पे कि भाई एंजाइम जो होते हैं वो क्या है। एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन से मुराद क्या है कि ग्लोबुलर का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल। एंजाइम जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है, जो कि नीचे आपको एक उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को मैं मज़ीद उसको एलैबोरेट करूँगी। तो क्योंकि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है कि तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है कि इसका बेसिक यूनिट जो है अमाइनो एसिड है। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई एंजाइम जो है, अब उसने हाउ टू एंजाइम वर्क, एंजाइम ने वर्क कैसे करना है। एंजाइम जो होता है उसको वर्क करने के लिए ना, बेसिकली काम करने के लिए किसी ना किसी सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो सब्सटेंस हमारे पास होता है भाई सबस्ट्रेट। ठीक हो गया कि एंजाइम जो होता है उसने एक सब्सटेंस की ही मदद से जो है अपना काम स्टार्ट करना है, कि रिएक्शन जो होता है उसको मज़ीद प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि भाई एक एंजाइम जो है वो जब एक सबस्ट्रेट जो है उसके साथ बाइंड करता है, देन वो क्या बना देता है, एक प्रोडक्ट। जब उसने एंजाइम का काम तो यही था ना, उसने रिएक्शन को जो है वो उसको स्पीड अप करना होता है विद आउट बीइंग कंज्यूम देमसेल्फ। वो खुद को यूज़ किए बगैर उसने क्या करना होता है कि भाई रिएक्शन को स्पीड अप करवाना होता है। वहाँ से प्रोडक्ट बनाने के बाद, एक प्रोडक्ट रिएक्शन वाइंड अप करने के बाद वहाँ से एज इट एंजाइम ने फिर से वहीं से रिलीज़ हो जाना होता है। तो बात कर लेते हैं भाई स्ट्रक्चर की एंजाइम की। तो एंजाइम जो होता है ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जैसे कि नज़र आ रहा है। तो एंजाइम जो होते हैं इसके अंदर बेसिकली कितने होते हैं कि 100,000, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जॉइंट हुए, इनमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो ये सारे अमाइनो एसिड हैं जो कि अमाइनो एसिड के अंदर है। माइनो ये एंजाइम के अंदर सारे क्या है, सॉरी, अमाइनो एसिड्स हैं। और ये हमारी क्या है, एक एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट है, जो कि बेसिकली क्या होती है, जहाँ पे एक आके सबस्ट्रेट में अटैच होना होता है, देन ही प्रोडक्ट बनने होती हैं। तो ये एंजाइम जो है उसकी एक एक्टिव साइट है जो कि हाईली चार्ज होती है। इसके ऊपर भी ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव साइट का हमें पता है कि एक स्मॉल बेरिंग चार्ज साइट होती है, जो कि एक एंजाइम जो होता है ना उसके ऊपर ही प्रेजेंट होती है। और इसी साइट के ऊपर एक सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है कि एनी सब्सटेंस वेयर एंजाइम एक्ट ऑन। सब ये जो सबस्ट्रेट है बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आर्क एंजाइम के ऊपर, जहाँ पे एंजाइम ने एक्ट करना हो। तो सेम यहाँ पे जो एक्टिव साइट है उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास बाइंडिंग साइट होती है, फर्स्ट वन, और सेकंड वन हमारे पास कैटालिटिक साइट होती है। ठीक हो गया, ये मैं मज़ीद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि बाइंडिंग साइट का क्या काम होता है और एक कैटालिटिक साइट का क्या काम होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, मैं जो इस एग्जांपल को जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि एंजाइम जो होता है वो
कैसे वर्क करता है उसको मैंने ड्रामेटिकली भी, कुछ बच्चे होते हैं जो कि चीज़ों को ड्रामेटिकली उनको अंडरस्टैंड करना उनके लिए आसान होता है, तो इसी वजह से मैंने उनके लिए एक बहुत ही ईज़ीएस्ट मैंने एक डायग्राम ड्रा की है जिनसे उनका कॉन्सेप्ट जो होता है मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ तो स्टूडेंट्स के लिए आसानी ही लेके आना ना। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो इसके साथ ये क्या है, एक सबस्ट्रेट जब आके इसके एक्टिव साइट के साथ फर्दर दिखा रहा है कि बाइंड करते हैं। तो बाइंडिंग जो एक साइट थी जो कि एक्टिव साइट की फर्दर 2 टाइप्स में है, एक बाइंडिंग साइट जो फर्स्ट साइट थी उसने क्या किया कि जब सबस्ट्रेट को एक एंजाइम के साथ बाइंड कर दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाइंडिंग साइट ने काम किया कि एक सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज़ किया और जाके एंजाइम के साथ उसने उसको अटैच करवा दिया। फर्दर क्या होता है फिर जब एक बाइंडिंग साइट ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, फिर काम आ जाता है कैटालिटिक साइट का। जो कैटालिटिक साइट जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, अब इसका काम स्टार्ट हो जाता है। इसने क्या करना होता है कैटालिटिक साइट ने, इसने बेसिकली कैटालिसिस का प्रोसेस करना होता है, फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करवाना होता है। उसके बाद कैटालिटिक साइट का मेन फंक्शन ये भी बच्चों को, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता, वो रट्टा लगा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं भाई हो क्या रहा है। तो जो कैटालिटिक साइट है उसका काम प्रोडक्ट बनाना भी है और डिकम्पोजिशन भी होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसने एक तो प्रोडक्ट बनने के बाद मज़ीद ये हम लोग जब सबस्ट्रेट अटैच हो गया मज़ीद प्रोडक्ट बन गए और सेम एज इट जो होता है वहाँ से एंजाइम जो होता है वो रिलीज़ हो गया, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मैं आपको बताऊं, जैसे कि वर्क की बात होगी, एंजाइम का आपको पता चल गया, बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल गया आपको। तो अब आ जाते हैं कि भाई जो एंजाइम है ना, इसने क्या करना होता है कि इसको कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि उनको ना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी ना किसी सब्सटेंस के, किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो यहाँ पे हमारे पास हेल्पर है ना, वो हमारे पास बेसिकली को फैक्टर है। हेल्पर जो है वो को फैक्टर है, ठीक हो गया। तो ये को फैक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम के, ठीक है। और ये को फैक्टर जो होता है एक्ट एज अ ब्रिज, को फैक्टर का जो फंक्शन होता है एक्ट एज अ ब्रिज होता है, इसने वर्क करना होता है एक्ट एज अ ब्रिज। इसके नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। को फैक्टर का काम जो होता है, फंक्शन जो होता है, उसने एक्ट एज अ ब्रिज करना होता है। कहाँ पे करना होता है, एंजाइम and with its substrate, enzyme with its substrates, कि एंजाइम जो है बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो कोफैक्टर है हमारे पास, उसका फंक्शन ये है कि उसने एक्ट एज अ ब्रिज करना होता है किसके साथ, एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट। अब आ जाते हैं कि एंजाइम जो कोफैक्टर है ना हमारे पास, वो उसकी फर्दर इट हैज़ 2 काइंड्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। जितने भी इनऑर्गेनिक होंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कोफैक्टर की, कोफैक्टर की इट हैज़ 2 काइंड्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें मैग्नीशियम आ जाते हैं, आयरन आ जाते हैं, हमारे पास जिंक कॉपर आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको हम लोग को एंजाइम कहते हैं। वो एंजाइम जो है बेसिकली ये हम लोग बता रहे हैं कि कोफैक्टर की ही टाइप है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास NADH+ है, जिसको हम लोग निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब मैं जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताया था कोफैक्टर जो होता है उसका फंक्शन जो होता है उसने कैसे करना होता है, उसका क्या काम होता है, उसने एक्ट एज अ ब्रिज करना होता है। तो उसकी एक मेरे पास बहुत ही अच्छी जो है वो एग्जांपल है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ये एक आपको मैं बताती हूँ ये बेसिकली है क्या, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बताया। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये एक ना डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है। और ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था ना, इसकी मेटाबोलाइजेशन कर रहा था, लेकिन विद द हेल्प किसके कर रहा था, यहाँ पे Mg+2 जो है ये क्या है हमारे पास कोफैक्टर है, ठीक हो गया। तो ये जो एंजाइम है वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम क्या कर रहा था, इसकी मेटाबोलाइजेशन कर रहा था। तो यहाँ पे मैग्नीज का जो कोफैक्टर जो है वो एज अ एक्टिवेटर यूज हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी कोफैक्टर होते हैं
ये जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक, ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये एक्टिवेटर के तौर पे यूज़ होते हैं। ये एक्टिवेटर का काम क्या होता है कि एक्टिवेट करना होता है चीज़ को। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ अदर पार्ट्स ऑफ एंजाइम, जिसको आप लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के तौर पर आ सकती हैं और स्टूडेंट्स को ये बहुत ही मुश्किल लग रहे होते हैं, जो कि इंतहाई आसान इसका कॉन्सेप्ट है अगर समझ लिया जाए तो। अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कि ये नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है ना, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि बेसिकली कवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम के साथ। कवलेंटली इसमें बॉन्ड होना होता है, वीक बॉन्ड नहीं होता। तो उसको ही हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और इसकी एग्जांपल बहुत ही आसान एग्जांपल इसकी FAD है, जिसको हम लोग फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसकी एब्रीवेशन FAD है। और इसकी एक एग्जांपल हमारे पास हीम ग्रुप भी आ जाता है, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की ही एग्जांपल है। फर्दर आपको बताते हैं भाई को एंजाइम क्या है। को एंजाइम जो होते हैं ये नॉन प्रोटीन पार्ट हैं एंजाइम के, लेकिन ये बेसिकली कहते हैं लूजली बाउंड होते हैं। को एंजाइम जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि जो कोफैक्टर की जब हमने बात की थी कि कोफैक्टर के 2 टाइप्स थे। एक हमारे पास उसकी इनऑर्गेनिक थी, जो कि सारे हमारे पास वो मैग्नीशियम सारी मेटल्स लाइक आ रही थी एक्टिवेटर के तौर पर, ठीक है। मैग्नीशियम था, जिंक था, कॉपर था, आयरन था। लेकिन दूसरी उसकी टाइप्स जो थी वो हमारे पास वो ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मालिक्यूल था, जिसकी जहाँ पे हमने देखा था को एंजाइम की, ठीक है। तो को एंजाइम क्या है कि ये लूजली अटैच्ड होती है एंजाइम के साथ, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज़ लूजली बाउंडेड विद एंजाइम, इसको हम लोग को एंजाइम कहते हैं। इसकी एग्जांपल बहुत ही आसान निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। और ये बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कोएंजाइम की बात, ये हम बहुत ही क्लोजली विटामिन से रिलेट कर रहे होते हैं। ये अब आप लोग पॉइंट्स याद रख लें तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगा। फर्दर बात करते हैं भाई एपोएंजाइम क्या है। एपोएंजाइम और हॉलो एंजाइम। एपोएंजाइम होते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। और दूसरा जो हॉलो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म होती है। लेकिन जो एपोएंजाइम होता है इसको हम लोग इनएक्टिव फॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि ये विदाउट होता है। विदाउट इसका विदाउट आप लोगों ने हमेशा याद रखना, बहुत ही आसान है। तो एपो का मतलब विदाउट हम लोग बता रहे हैं एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म है। इसमें हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम विदाउट इट्स को एंजाइम इन प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम वो वाला एंजाइम जो जिसमें ना तो को एंजाइम हो ना प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, उसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। ठीक हो गया। विदाउट मतलब कि प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। अब बात करते हैं हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम जो होता है इसका मतलब होता है ये कंप्लीट एंजाइम, इसको हम लोग कंप्लीट एंजाइम भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि कंप्लीट, ये कंप्लीट एंजाइम होता है। कंप्लीट होता है, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। हमें पता है कि एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोफैक्टर जो होता है उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जब प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होती हैं देन ही कंप्लीट हमें एंजाइम मिलता है। तो इसकी बहुत ये एक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी कि मैं आपको कि ये देखें ये हमारे पास एक एंजाइम है मैंने लिया, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम लोग कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर कहते हैं, ये इसके साथ अटैच होता है तो फिर हमारे पास के बाइंड करता है, तो एक कंप्लीट एंजाइम में पहुंचा जाता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल भी एक बताती हूँ कि एक पेप्सिन है, आपको पता है पेप्सिन एक क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो हर एक एंजाइम जो होता है ना उसका एक स्पेसिफिक ही एक फंक्शन होता है और हर एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आगे अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे सेम जैसे मैंने बताया कि पेप्सिन जो होता है ना इसका काम क्या होता है, इसने प्रोटीन आ जाता है इसका सबस्ट्रेट क्या है पेप्सिन एंजाइम का। जो पेप्सिन एक एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, प्रोटीन। ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं भाई
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है भाई, लोकेशन और उनको अक्रेंस नहीं समझ आ रही होती है एंजाइम की, तो ये बहुत ही आसान है। जो अगर हम लोग बात करें ना अपनी बॉडी की बात करें या प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो इवन हम लोग प्लांट की अगर लेते हैं एग्जांपल, तो जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, जो प्लांट्स होती हैं अपने फूड प्रिपेयर करती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, सनलाइट प्रेजेंस इन अदर चीज़ें थिंग्स। तो सेम लाइक यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, बेसिकली इसके अंदर जो होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक हो गया। और फर्दर जैसे हम लोग अगर एनिमल की अपनी बात करते हैं ना, एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो हमें पता चल जाना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे भी एंजाइम होंगे, जो कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो सेलुलर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। आगे मज़ीद मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है, तो उसके एंजाइम किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इसके भी एंजाइम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। एंजाइम किस में होंगे इसके, एंजाइम ये किस में होंगे, माइट्रो बोथ, ये जो दोनों है इनके एंजाइम कहाँ पे हैं, ये सेम माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक हो गया। तो ये सारे सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हमारे पास मेटाबॉलिक क्या है, रिएक्शंस है सारे। तो हमें ये सबको पता होना चाहिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना वो एक ऑर्गेनेल स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिज में होते हैं, ठीक हो गया। तो फिर हर ऑर्गेनेली का जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं उनका अपना ही एक फंक्शन होता है। सेम यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये एक राइबोसोम हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, इसके अंदर एक होता है एक राइबोजाइम एंजाइम। और ये जो राइबोजाइम एंजाइम है ना, अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए की, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना, इसने क्या जो फॉर्मेशन होती है ना प्रोटीन सिंथेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, इसमें क्या होता है कि जब वो हमें पता है कि राइबोसोम्स जो होती है ना, राइबोसोम्स आपको पता है वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब राइबोसोम्स अटैच हो जाती हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, तो क्या होता है मसीह फर्दर कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ना, इसने क्या करना होता है, इसने जाके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वहाँ पे उनकी बाइंडिंग जो होती है ना वो मज़ीद उसने कर देनी होती है स्टार्ट। तो फिर क्या होता है जो ट्रांसफ़र आरएनए मज़ीद इसने मूव करना है ना आगे, देन ही जाके ये काम होता है, इसने मूव करना है, देन अमाइनो एसिड जो होता है उन्होंने आपस में बाइंड करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो ये एंजाइम होता है ना, अमाइनो एसिड की बाइंडिंग जो होती है आपस में, उसमें भी ये जो राइबोजाइम एंजाइम है ना, इसका रोल होता है। ये जो राइबोजाइम हमारे पास एंजाइम था अमाइनो एसिड की बाइंडिंग में और ट्रांसफ़र आरएनए को मूव करने में, इसी राइबोजाइम एंजाइम का जो होता है रोल होता है। इसीलिए, और ये राइबोजाइम एंजाइम कहाँ से आता है, ये सोम से आता है। सो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू, होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हों। अल्लाह हाफिज़।